Hello everyone, welcome to Game of Chemistry channel, and in this video I'm starting a new chapter that is supramolecular chemistry and I will teach you using slides क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी सब कुछ लिखने का होता है, मतलब काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस या नहीं है, तो इसको हम स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे। ओके, सो अगर हम बात करें सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री क्या होती है तो जनरली हम बोल देते हैं द केमिस्ट्री ऑफ द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड और द केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व बिटवीन अ होस्ट एंड अ गेस्ट. ओके, and simply we can say that supramolecular chemistry is the chemistry which deals with the non-covalent interaction between a host and a guest. supramolecular chemistry को हम simply host guest chemistry भी बोलते हैं या फिर क्योंकि एक supramolecule को हम बोलते हैं host guest complex. ओके, सो आई से कि सुप्रामोलिक्यूल में या फिर एक होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स में जनरली नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस होती हैं. तो ये नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस काफ़ी तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन आयन इंट्रैक्शन, कैटायन पाई इंट्रैक्शन, एनायन पाई इंट्रैक्शन, वैंडरवॉल इंट्रैक्शन. ठीक है, तो ये सभी जो फोर्सेस हैं, ये सभी तरीके की जो इंट्रैक्शन है, इनको हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहे हैं नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन में, और इस तरह की इंट्रैक्शन आपको सुप्रामोलिक्यूल में देखने को मिलती है. उसके बाद हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बेसिक टर्म्स यूज्ड इन सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री. सबसे पहले एक सुप्रामोलिक्यूल क्या होता है. जनरली हम एक होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स को सुप्रामोलिक्यूल बोल देते हैं. अब होस्ट क्या होता है, देखो जनरली आपने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आपके लिगेंड्स होते हैं या फिर क्राउन इथर्स, कैविटेंट्स के बारे में आपने सुना होगा. तो जनरली जो क्राउन इथर वगैरह होते हैं जो किसी मेटल आयन को, चाहे वो कटायन हो एन या फिर वो अनायन हो, उसको अपने अंदर एकोमोडेट कर लेते हैं. तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि उसने एक सुप्रामोलिक्यूल फॉर्म कर लिया. अभी रिसेंट डेवलपमेंट सुप्रामोलिक्यूल में बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि क्योंकि क्या होता है, कई बार कोई पर्टिकुलर कटायन है और एनायन है जो कि हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम उनका डायरेक्ट इंटेक नहीं कर सकते. हो सकता है हमारे एक बॉडी ऑर्गन को उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा हो और एक को उससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा हो. तो अगर हमें उस बॉडी ऑर्गन पर तक उस कटायन को पहुंचाना है तो हमारे पास अगर कोई स्पेसिफिक होस्ट है जो उस कटायन को बाइंड कर ले और अपनी पर्टिकुलर साइट पे जाकर उसको डिस्क्लोज़ करें, तो इससे बायोलॉजिकल फील्ड में ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत इंक्रीज़ हो रही है. और इसलिए हम सुप्रामोलिक्यूल जो चैप्टर है इस पर जनरली अब फोकस कर रहे हैं और इस पर काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, रिसर्च पब्लिश हो रही हैं. ठीक है, द होस्ट बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि एंजाइम्स हो गया या फिर जो सिंथेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी एक साइजेबल कैविटी होती है. साइजेबल कैविटी से मेरा मतलब है कि आपने कई बार सुना होगा कि आप बोलते हैं कि दिस होस्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू पोटेशियम आयन, या फिर ये होस्ट सोडियम आयन को बाइंड नहीं कर पाएगा. क्योंकि क्या होता है, अगर उनकी कैविटी बहुत बड़ी है और हम उसमें लिथियम आयन को रखना चाहते हैं तो वो लिथियम आयन को प्रॉपरली बाइंड नहीं करेगा, काफ़ी स्पेस वैकेंट हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इतना स्टेबल नहीं होगा. ठीक है, तो होस्ट क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि एंजाइम्स हो गए, सिंथेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स हो गए जिनमें एक साइजेबल कैविटी होती है. ठीक है, और आपके गेस्ट क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक एनायन या कैटाइंस. ठीक है, उसके बाद जब आपके होस्ट होते हैं उनकी कन्वर्जेंट बाइंडिंग साइट्स होती है. फॉर एग्जांपल आपके ये होस्ट हैं, ठीक है, तो इनकी कन्वर्जेंट बाइंडिंग साइट्स होती है, जबकि जो आपका गेस्ट है उसकी डाइवर्जेंट बाइंडिंग साइट्स होती है. ठीक है, और जो यहाँ पे ये क्या होता है, इनकी प्रॉपर इंट्रैक्शन होती है और एक सुप्रामोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद हम बात करते हैं कि बाइंडिंग साइट से हम समझते क्या हैं. तो बाइंडिंग साइट इज़ अ रीजन ऑफ द होस्ट एंड गेस्ट वेयर द होस्ट एंड गेस्ट आर कैपेबल ऑफ टेकिंग पार्ट इन नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन. सो फॉर एग्जांपल ये आपका होस्ट है और ये आपका गेस्ट है, ये आपका होस्ट है, ठीक है, ये आपका गेस्ट है. तो जो ये रीज़न है इसको हम बोल देते हैं कि ये बाइंडिंग साइट है. ठीक है, तो बाइंडिंग साइट इज़ बेसिकली अ रीज़न जहाँ पे आपके होस्ट एंड गेस्ट जो होते हैं वो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन में पार्ट लेते हैं. अब उसकी बात करते हैं कि एक होस्ट के बीच में और एक गेस्ट के बीच में कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए. तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होनी चाहिए. मतलब क्या है कि होस्ट का साइज़ होना चाहिए कैटायन या फिर एनायन जो भी आपका गैस है उसके अकॉर्डिंग, और गेस्ट भी इजीली फिट आके उस कैविटी में आके फिट हो जाए. ठीक है, उनके जो स्टेरिक फैक्टर्स जो इलेक्ट्रिक फैक्टर्स हैं वो सभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि जो फॉर्मेशन हो आपके सुप्रामोलिक्यूल की होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स की वो आपका स्टेबल फॉर्म हो.
उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड सुप्रा मॉलिक्यूल, कि आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स में और सुप्रा मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, सुप्रा मॉलिक्यूल्स मे बी ब्रोकन इनटू लार्ज सिंपल मॉलिक्यूल्स molecule component each of which is capable of independent existence। फॉर एग्जाम्पल ये आपका होस्ट है, ये आपका गेस्ट है, ठीक है। आप इस सुप्रा मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देते हो तो होस्ट और गेस्ट अलग अलग हो गया, लेकिन अभी भी होस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, वो वैसा का वैसा है, और गेस्ट का स्ट्रक्चर भी वैसे का वैसा है। मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं आए, और इनके ये टूटने के बाद भी, सुप्रा मॉलिक्यूल टूटने के बाद भी इनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है। जबकि आपका लार्ज मॉलिक्यूल को अगर आप तोड़ना चाहते हो तो आपको कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा होस्ट है, ठीक है, जो मेरा होस्ट है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल का एग्जांपल, अगर मेरा होस्ट है, सपोज ये मेरा क्राउन ईथर है, ठीक है, तो अगर मुझे इसको तोड़ना है तो मुझे किसी न किसी बॉन्ड को यहाँ पे क्लीव करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद वो अलग होगा। लेकिन सुप्रा मॉलिक्यूल को अगर मैं तोड़ देती हूँ तो सिंपली होस्ट और गैस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली समझना क्या है, सुप्रा मॉलिक्यूल मे बी ब्रोकन into large simple molecules component each of which is capable of independent existence, while a large molecule can't be broken down into simpler molecules without the cleavage of intermolecular covalent bond। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सुप्रा मॉलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन की, कि सुप्रा मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो सुप्रा मॉलिक्यूल्स या फिर होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स को हम दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट कि मैं किस तरीके का होस्ट यूज़ कर रही हूँ, एंड सेकंड कि जो इंट्रैक्शन है मेरे होस्ट एंड गेस्ट के बीच में वो किस तरीके की है। तो हम पहले बात करते हैं कि किस ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट विच आई एम यूजिंग, ठीक है। तो इस बेस पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वन इज़ कैविटेट्स एंड अदर इज़ क्लैथरेट्स। तो अगर मैं कैविटेंड, ठीक है, अगर मैं कैविटेंड यूज़ कर रही हूँ एज अ होस्ट, तो जो मेरा होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैविटेट होगा, और अगर मैं क्लैथरेंड को यूज़ कर रही हूँ एज अ होस्ट, तो जो मेरा होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्लैथरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैविटेट्स एंड क्लैथरेट्स, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कैविटेंड एंड क्लैथरेंड के बीच में। देखो, कैविटेंड एंड क्लैथरेंड दोनों ही होस्ट हैं आपके, लेकिन कैविटेंड क्या है, आपका वैसा होस्ट है जिसमें परमानेंट इंट्रामोलिकुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। मतलब जो एक कैविटी है, ठीक है, वो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जबकि क्लैथरेंड में क्या होता है, वो जो कैविटी होती है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होती। जब उसको पता चलता है कि उसको अब एक गेस्ट के साथ बाइंडिंग करनी है, तो वो अपनी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से चेंज करता है और ख़ुद को रीऑर्गेनाइज करता है टू जनरेट कैविटी, ताकि उस कैविटी में वो किसको फिट कर सके, गेस्ट को फिट कर सके। तो बेसिकली जो कैविटेंट्स होते हैं वो आपके वैसे होस्ट होते हैं जिनमें परमानेंट इंट्रामोलिकुलर कैविटी होती है, और उनकी जो कैविटी होती है वो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब अगर वो कैविटी उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो आप चाहे उस होस्ट को सॉलिड स्टेट में रख लीजिए, चाहे सॉल्यूशन स्टेट में रख लीजिए, वो मेंटेन रहेगी। तो कैविटेंट्स की जो कैविटी है वो एग्जिस्ट करती है सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन स्टेट में भी। जबकि जो क्लैथरेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा मोलिकुलर कैविटी रखते हैं, वो रीअरेंज होते हैं जब उनको पता लगता है कि उनको बाइंड करना है, तो वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एज अ होस्ट। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ द सेकेंड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी इंटरेक्शन है आपके होस्ट एंड गेस्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड इज़ कैविटेट्स और क्लैथरेट्स। तो अगर आपके होस्ट एंड गेस्ट के बीच में जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जैसे कि आयन आयन इंटरेक्शन हो गई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये सब हो गया। तो उस केस में क्या होता है, हम उस होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स को सिंपली कॉम्प्लेक्स टर्म कर देते हैं। और जब उनकी इंट्रैक्शन वीक होती है, जैसे कि वैन डेर वाल्स इंट्रैक्शन हो गई या फिर क्रिस्टल क्लोज पैकिंग जैसी इंट्रैक्शन हो गई, तो उस केस में जो आपका सुप्रामोलिक्यूल फॉर्म होता है उसको हम कैविटेट्स या क्लैथरेट्स बोलते हैं। तो देखो, जब मैं बात करती हूँ कैविटेट्स के क्लैथरेट्स की, तो एक सिंपल सी इमेजिनेशन माइंड में आ जाती है कि जो इंट्रैक्शन है वो वीक है। जब कॉम्प्लेक्स बोलती हूँ मीन्स इंट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद टर्म आती है सेल्फ असेंबली एंड बाइंडिंग कांस्टेंट। तो सेल्फ असेंबली क्या होती है, बाइंडिंग कांस्टेंट क्या होता है, वो पढ़ते हैं। देखो, सेल्फ असेंबली क्या होती है, व्हेन म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर। देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे ए बी बी, ये काफ़ी सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है।
और ये इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं कि एक दूसरे के साथ इजीली ये बाइंड कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जिनकी बनती नहीं, वो रिपेल करते हैं, तो ये ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, स्टेरिकली, ठीक है, और हर पर्सपेक्टिव से। तो अब क्या होगा, ये सारे इधर आके असेंबल हो जाएंगे, मतलब एक साथ आके इंटरेक्ट करके, और इस तरीके से आपका बड़ा सारा मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप देखो, जो ये पर्सपेक्टिव है आपका, असेंबल हो रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपके, इज़ द एसोसिएशन, बट जो ये एसोसिएशन है आपका वो होस्ट एंड गेस्ट वाली कैटेगरी में तो फिट नहीं बैठता ना, क्योंकि होस्ट गेस्ट वाली कैटेगरी क्या कहती है कि चलो बी आपका अगर होस्ट है और ए इसके अंदर आके फिट हो गया, तो ये तो आपका होस्ट गेस्ट को फिट कर रहा है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के स्ट्रक्चरली फेवरेबल हैं, जो बी की कैविटी है वो इतनी एफिशिएंट है कि ए को फिट कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो सेल्फ असेंबली में और होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स में यही डिफरेंस होता है कि सेल्फ असेंबली में भी जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं वो एक दूसरे के साथ असेंबल तो हो जाते हैं, बट वो इस एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते, कौन सा, दे डोंट फिट इन द क्राइटेरिया ऑफ होस्ट एंड गेस्ट। उसके बाद बाइंडिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो बाइंडिंग कांस्टेंट बेसिकली कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू डिटरमाइन करती है कि आपका जो होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बना है, जो आपका सुप्रा मॉलिक्यूल बना है, वो कितना स्टेबल है और कितना स्ट्रॉन्गली वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स इन गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज गिवन बाय बाइंडिंग कांस्टेंट। जितनी ज़्यादा आपकी बाइंडिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा आपका जो सुप्रा मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल होगा। सिंपली एक बेसिकली एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, जैसे कि आपका होस्ट है या आपका गेस्ट है, ये रिएक्ट करके आप क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो सिंपली तो देखे तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, एक नई टर्म, इसको एक नया नाम दिया, दैट इज बाइंडिंग कांस्टेंट। उसके बाद आती है बात कोऑपरेटिविटी एंड चिलेट इफेक्ट की। देखो कोऑपरेटिविटी एंड चिलेट इफेक्ट को देखो, एक आपका ये आपका सपोज होस्ट है, ठीक है, और ये सिर्फ एक इसी साइड से इंटरेक्ट कर रहा है आपके गेस्ट के साथ, तो ऑब्वियसली अगर इसके पास एक ही बाइंडिंग साइट है गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कम स्टेबल होगा। लेकिन अगर इसके पास दो या फिर दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग साइट है तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सी बात आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई चोर है, ठीक है, वो आपके घर से चोरी करके भाग गया, तो अगर आप इसको सिर्फ इस साइड से उसके पीछे भाग रहे हो तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, जबकि आप चारों तरफ से उसको घेर लेते हो तो वो इजीली आपके, मतलब आप उसको पकड़ लेंगे। सिंपल सी बात यहाँ पे, आप जितना इजीली जितना एफिशिएंटली गैस को पकड़ेंगे, अपने अंदर फिट करके रखेंगे, उतना ही आपका सुप्रा मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं आपकी कोऑपरेटिविटी। सो व्हेन टू और मोर बाइंडिंग साइट्स ऑन अ होस्ट कोऑपरेट इन अ फैशन टू बाइंड टू अ गेस्ट, दिस फिनोमिना इज नोन एज कोऑपरेटिविटी। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर हम इंट्रैक्शन इंक्रीज कर देते तो हमेशा एक पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी आपको देखने को मिले। कई बार क्या होता है कि आपने हद से ज़्यादा बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड करा दी, हद से ज़्यादा इंट्रैक्शन हो गई, तो वहाँ पे रिपल्सिव फैक्टर्स भी एक्शन में आ जाते हैं। तो हर चीज़ एक अप्रोप्रिएट मैनर में होनी चाहिए, या ना तो मिनिमल अमाउंट होनी चाहिए, ना ही मैक्सिमम अमाउंट होनी चाहिए। हर चीज़ एक अप्रोप्रिएट फैशन में होनी चाहिए, ठीक है। और उस चीज़ को अगर मैं जनरलाइज वे में बताऊं, तो अगर आप उसी सेम चोर को पकड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने उसको इतनी जगह से घेर लिया कि आपको पता ही नहीं वो कहाँ गया, तो आपस में आप लड़ते रह जाओगे और वो यहाँ से निकल के चला जाएगा। कभी मूवीज़ में भी आपने कार्टून्स में से देखा होगा, ठीक है। तो इफ़ द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ गेस्ट, ठीक है, विद बाइंडिंग ग्रुप्स ए एंड बी, दैट इज नोन एज पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। सिंपल टर्म्स में आप ये समझो, अगर आपकी कोऑपरेटिविटी इफेक्ट की वजह से आपकी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी वो इंक्रीज हो रही है, तो उसको आप बोलेंगे पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसको आप बोलेंगे नेगेटिव कोऑपरेटिविटी, ठीक है। और जो ये बाइंडिंग साइट कोऑपरेटिविटी फिनोमिना है सुप्रा मॉलिक्यूल में, दिस इज नथिंग बट अ जनरलाइजेशन ऑफ चिलेट इफेक्ट, जिसको आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि चिलेट इफेक्ट की वजह से जो आपकी कॉम्प्लेक्स बनता है वो इतना स्टेबल क्यों होता है। सो द रीज़न इज़ बिकॉज चिलेशन की वजह से आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो आपकी जो ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी है वो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ की आपको मिलती है, एंड दैट इज़ समथिंग विच फेवर्स एंड रिएक्शन। उसके बाद बात आती है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की, कि मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या होता है। देखो, this effect relates not only the chelation of gas by binding sites of host,
but also the organization of binding sites of host in space prior to the guest binding such that no extra binding energy needed during supramolecular formation. सिंपल टर्म्स में समझते हैं, जो प्रोसेस होती है होस्ट गेस्ट बाइंडिंग प्रोसेस की, वो उसको हम 2 स्टेप्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट, कि आपका जो होस्ट है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है इन अ फैशन कि वो इस तरीके से खुद को ऑर्गेनाइज करता है, रीऑर्गेनाइज करता है कि उसकी एक प्रॉपर कैविटी फॉर्म हो और उसके अंदर, उस कैविटी के अंदर वो गेस्ट को फिट कर सके. ठीक है. और सेकंड स्टेप होता है वो गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करता है और होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है. अब अगर आपके पास ऐसा मैक्रोसाइकिल होस्ट है जो ऑलरेडी रीऑर्गेनाइज है, तो जो एनर्जी आपकी इन्वेस्ट हो रही थी उसकी रीऑर्गेनाइजेशन में वो वहाँ पे सेफ हो जाएगी. और आपकी कौन सी एनर्जी सिर्फ इन्वेस्ट होगी? बाइंडिंग वाली एनर्जी सिर्फ इन्वेस्ट होगी. और आपको पता है कोई भी अगर रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल है तो जो प्रोडक्ट बनता है आपका वो स्टेबल होता है. और इसी वजह से मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट जो होता है वो चिलेट इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड अप्रोक्सीमेटली 10⁴ टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है. तो ये था आपका मैक्रोसाइकिल इफेक्ट. अब हाउ मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द सुप्रामोलिक्यूल. देखो, इस चीज़ को मैं 2 तरीके से आपको समझाती हूँ, एक तो एंथैल्पी वाइज और एक एंट्रोपी वाइज. तो एंट्रोपिकली भी हम समझेंगे और एंथैल्पिकली भी हम समझेंगे. अब देखो, जो मैक्रोसाइक्लिक होस्ट होते हैं, आप क्राउन ईथर का एग्जांपल लीजिए. सपोज ये आपका क्राउन ईथर है. तो जो मैक्रोसाइक्लिक होस्ट होते हैं इनको हम इजीली सोलवेट नहीं कर सकते, जैसे लाइक इट्स एसाइक्लिक एनालॉग. सपोज करो ये आपका पोडेंट है, एसाइक्लिक होस्ट को हम पोडेंट बोलते हैं और ये हमारा यहाँ पे क्राउन ईथर है. ठीक है. अब इन दोनों को ही मॉलिक्यूल के साथ, मतलब इन दोनों ही को क्या करना है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है. तो इसने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, गैस बनाया, और इसने भी अपने स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करके ऐसे कुछ करके कॉम्प्लेक्स बनाया. ठीक है. तो ऑब्वियसली अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस सॉल्यूशन में डाला, तो जो ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स है, इस तक जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतना इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इतना इजीली जो इनके बीच में बॉन्ड है उसको तोड़ नहीं पाएंगे. अगर ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गैस और होस्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे जो सुप्रा मॉलिक्यूल है वो स्टेबल रहेगा. ठीक है. जबकि एसाइक्लिक होस्ट में क्या होगा, वो इजीली तोड़ देंगे और आपका जो सुप्रा मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट तो ये हो गया कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इजीली एक्सेसिबल नहीं होते, तो वो चीज़ फेवरेबल करती है. सेकंड होता है एंट्रोपिकली. जो आपके मैक्रोसाइकिल होते हैं दे आर लेस फ्लेक्सिबल. ओके. सॉरी. यस. सो जो आपके मैक्रोसाइकिल होते हैं दे आर लेस फ्लेक्सिबल, सो आफ्टर कॉम्प्लेक्सेशन लॉस फ्यूअर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हिंस एंट्रोपिकली फेवरेबल. फॉर एग्जांपल आपका देखो ये एक मैक्रोसाइकिल है और ये आपका सिंपल एसाइक्लिक आपका कोई होस्ट है. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है. यहाँ पे गैस आ जाता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद इसके स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं और यहाँ पे गैस आ जाते हैं. ठीक है. तो अब देखो, जब का मैक्रोसाइकिल था वो रिएक्शन से पहले भी उसका शेप साइज़ वैसा था, इंटैक्ट था, और रिएक्शन के बाद भी उसका शेप साइज़ वैसा ही वो इंटैक्ट है. लेकिन जो आपका एसाइक्लिक था उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया. उसकी यहाँ पे देखो कितना फ्री है और यहाँ पे देखो उसकी फ्रीडम ही चली गई. तो ये चीज़ एंट्रोपिकली फेवरेबल नहीं है. रिएक्शन के बाद उसकी एंट्रोपी कम हो रही है और कोई भी रिएक्शन अगर एंट्रोपी कम हो रही है तो इतनी फेवरेबल वो होती नहीं है. जबकि जो आपका मैक्रोसाइकिल होगा, भैया हम तो पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसा ही है, तो हमें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं. तो वो जो आपके फॉर्मेशन है मैक्रोसाइक्लिक फॉर्मेशन, वो एंथैल्पिकली वाइज भी और एंट्रोपिकली वाइज भी फेवरेबल है. तो इस वजह से मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट जो होता है वो सुप्रामोलिक्यूल को स्टेबिलिटी ग्रांट करता है. यहाँ पे ये पोडेंट है, ये कोरेंट है, ये क्रिप्टेंट है. इनको आप फर्दर आगे पढ़ोगे. देखो ये पोडेंट है, ये अपने आप को रिऑर्गेनाइज कर रहा है टू एक्यूमुलेट द गैस. ठीक है. उसके बाद हम बात करें थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक सेलेक्टिविटी की. देखो, कोई होस्ट किसी गैस के लिए, इस चैप्टर में बार बार होस्ट गैस रिपीट होगा बिकॉज सुप्रामोलिक्यूल इज ऑल अबाउट होस्ट गैस केमिस्ट्री. सो प्लीज़ उस चीज़ को मतलब थोड़ा हो सकता है थोड़ा बोरिंग साउंड हो. ठीक है. बट फिर भी वी हैव टू डू इट. सो थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक सेलेक्टिविटी की बात करें तो थर्मोडायनेमिक आपको बताता है कि आपका जो होस्ट गैस कॉम्प्लेक्स होगा वो फॉर्म होगा या नहीं होगा, और अगर फॉर्म हो रहा है तो कितना उसकी स्टेबिलिटी क्या है वो. ठीक है.
तो ये बेसिकली बताता है आपकी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। और काइनेटिक सेलेक्टिविटी बताता है कि अगर आपकी रिएक्शन हो रही है तो वो किस रेट पे होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ए एक होस्ट है और बी और सी लगा लीजिए आपके दो गेस्ट हैं, ठीक है। तो ए बी के साथ अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है मीन्स ए इज थर्मोडाइनमिकली सेलेक्टिव फॉर बी, और अगर सी के साथ भी कर रहा है तो ए इज थर्मोडाइनमिकली सेलेक्टिव फॉर सी। लेकिन आपका ए बी के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, सी के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, लेकिन बी के साथ वो रिएक्शन बहुत फास्टली कर रहा है और रिएक्शन करके एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स आपको जल्दी से फॉर्म करके दे रहा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे ए इज़ काइनेटिकली सिलेक्टिव फॉर बी, और अगर सी के साथ उसकी रिएक्शन स्लो है तो हम बोलेंगे कि ए जो है वो काइनेटिकली सिलेक्टिव नहीं है सी के लिए। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक सिलेक्टिविटी बताती है कि आपका होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितनी स्टेबिलिटी उसकी होगी। और काइनेटिक सिलेक्टिविटी बताती है कि किस रेट पे होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेट के बारे में हम काइनेटिक सिलेक्टिविटी में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ सुप्रामोलिकुलर इंटरेक्शन। सो नेचर ऑफ सुप्रामोलिकुलर इंटरेक्शन में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी को पता है वैन डर वाल इंटरेक्शन वगैरह जो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन होती है वो आपके सुप्रामोलिक्यूल में होती है। जो मैंने आपको सबसे पहले जब स्लाइड दिखाई थी वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, पाई एसिड पाई बेस इंटरेक्शन हो गया, कैटायन पाई इंट्रैक्शन हो गया, ये सब ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हैं आयन आयन इंट्रैक्शन क्या होगी जिसमें आपके दो आयन्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रही है। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन जब आपका एक आयन है एक डाइपोल है। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जब दो डाइपोल्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रही हो। कैटायन पाई इंट्रैक्शन जब आपका एक कैटायन हो और एक आपका पाई सिस्टम हो जैसे कि बेंजीन हो गया, ठीक है। एनायन पाई इंट्रैक्शन जब आपका एक एनायन हो और एक आपका बेंजीन टाइप, मतलब जो आपके ये जिसमें काफ़ी सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हो आपके बेंजीन हो गया, ठीक है। पाई पाई इंट्रैक्शन जैसे कि बेंजीन बेंजीन के बीच में इंट्रैक्शन हो गया। तो ये है बेसिकली आपका कि किस तरीके की इंट्रैक्शन आपकी होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का, और जिसमें हमने जो कुछ बेसिक टर्म्स थे और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके प्री ऑर्गेनाइजेशन से, और उसके बाद हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।